What's up everyone? Welcome back to the channel guys. This is day 19 of our GNG 2.0 और आज तो मज़ा ही आ रहा है भाई जिस हिसाब से वीडियोस चल रही हैं। मुझे उम्मीद है आपने सारी वीडियोस देख ली होंगी और मैं मुझे लगता है आज 11th की मिला के 5 वीडियोस अभी तक डाल चुका हूँ, पता नहीं 4 डाल चुका हूँ। ये 5वीं या 6ठी वीडियो है और इसके बाद अभी 2 वीडियो और हैं आपकी इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में भी बड़ा मज़ा आएगा बच्चों, सीरीज़ में खूब मज़ा आ रहा है, अभी पीक पे चल रही है और अगले 2-3 दिन में सब समाप्त होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में हम कैश फ्लो के बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेसिक्स हो गए, छोटे क्वेश्चंस हो गए, बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर समाप्त, बिल्कुल बढ़िया से हमारा पूरा रिवीजन हो गया। तुम इतना भी कर लो, बहुत रहेगा, ठीक है। तो चलो जल्दी से अटेंडेंस लगा दो, शुरू करते हैं हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट और चैप्टर को और आज की अकाउंटेंसी को समाप्त करते हैं। लेट्स बिगिन। चलो जी शुरू करेंगे बच्चों हम लोग अब बड़े क्वेश्चन से कि एक्चुअल में सर 6 मार्क में बड़ा क्वेश्चन आ कैसा रहा है एग्जाम में। तो आओ बच्चों जी हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एग्जाम में ना कैश फ्लो का फॉर्मेट बना लेना है। फॉर्मेट किस तरीके से बनेगा देखो, सबसे पहले ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बच्चों सबसे पहले तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है ना, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सबसे पहले, यहां पे पर्टिकुलर्स, यहां पे अमाउंट, यहां पे भी अमाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बी में क्या आएगा पूरा लिख देना आप लोग, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और तीसरा क्या होता है हमारे पास, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है बेटा। सबसे पहला काम ये किया करो। अब इन्वेस्टिंग में क्या आता है, 2 चीजें, ये एग्जाम में लिखनी नहीं है, ये सिर्फ मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। इन्वेस्टिंग में क्या आती है, फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। और यहां पे क्या आता है, शेयर्स एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है बेटा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपको क्या क्या चाहिए, सबसे ऊपर एनपीबीटी, फुल फॉर्म लिखना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहां से हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आना है, कैसे आना है पता है ना। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट से हमें कैश जनरेटेड पे आना है। ये आपको बेसिक फॉर्मेट सबसे पहले तैयार कर लेना है, ठीक है। एनपीबीटी, एनपीबीटी से ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कैश जनरेटेड, ये बेसिक फॉर्मेट सबसे पहले आपको रेडी कर लेना है। और फिर एक वर्किंग नोट बना लेना, एक वर्किंग नोट बना लेना। सर वर्किंग नोट किसका, नंबर 1 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का वर्किंग नोट तो बनाना ही पड़ेगा। कैसे बनेगा, करंट ईयर का प्रॉफिट माइनस प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट प्लस टिप, ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स। अभी जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे लिखते चलेंगे, ठीक है। चलो सर इतना काम बच्चों एग्जाम में जाते ही कर देना है। अभी लास्ट 2 इयर्स से क्या हो रहा है, पिछले 2 सालों से ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि 3 में से एक एक्टिविटी गिवन होती है, यानी ऑपरेटिंग दिया हुआ है, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग निकालो, या फाइनेंसिंग दिया हुआ है, इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग निकालो। तो आपको 3 में से एक एक्टिविटी ऑलरेडी दी होती है, 2 एक्टिविटीज आपको निकालनी होती हैं। और इस साल भी ऐसा ही क्वेश्चन बनना चाहिए मेरे हिसाब से, तो बल्कि और छोटा क्वेश्चन बनना चाहिए जिसमें कैश फ्लो बनना ही ना हो, सिर्फ एक एक्टिविटी बननी हो या 2 एक्टिविटी बननी हो, ऐसा बनना चाहिए, राइट। लेकिन फिर भी प्रैक्टिस तो हमें करना है। आओ करते हैं, शुरुआत करते हैं बच्चों। देखो ये 2020 है, ये 2021 है, तो आप इधर से इधर देखोगे क्या चेंज आया है, ठीक है। चेक करो, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल 17 से 19 हो गई, तो सबसे पहले दिमाग मिलाओ शेयर कैपिटल है किसका पार्ट, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग। सर फाइनेंसिंग का पार्ट है, तो 17 से 19 बढ़ गई, तो 2 लाख के शेयर इशू करे होंगे हमने, तो हम लिखेंगे यहां पे इशू ऑफ शेयर्स। सर कितने, 2 लाख रुपीस। देखो 17 से 19 हो गया ना बच्चों, तो पैसा आया, तो यहां 2 लाख रुपए लिख दिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस के आगे नोट नंबर 1 डला हुआ है। ऐसा जो नोट डला होता है तो फिर आपको बैलेंस शीट नहीं देखनी, आपको नोट्स पे जाना है। चलो नोट्स में नोट नंबर 1 देखो, नोट नंबर 1 में क्या क्या दिया हुआ है,
पी एंड एल का बैलेंस दिया हुआ है, ये 21 का, ये 20 का, तो हमें यही तो चाहिए, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। 6 माइनस 3, 6 लाख करंट ईयर का है, 3 लाख प्रीवियस ईयर का है, तो 6 में से 3 हटा दूं तो 3 लाख ही आ जाएगा। 6 में से 3 हटा दे तो बेटा 3 लाख ही आ जाएगा। क्या बात है, ये भी हो गया। ठीक है, अब सबसे पहला क्या होता है बेटा, ट्रांसफर टू रिजर्व। लेकिन रिजर्व्स एंड सरप्लस में तो कोई रिजर्व दिखाई नहीं दिया, वहीं पे होता, अगर होता तो वहां पे आपको जनरल रिजर्व दिखता। सपोज पिछले साल 50, इस साल 70, तो मैं यहां पे लिखता 20,000 ट्रांसफर टू रिजर्व, लेकिन वहां पे तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ पी एंड एल का बैलेंस था, तो मैं इस पर डैश लगा दूंगा कि ये है ही नहीं। चलो, 2 चीजें डन हो गई। हमेशा हर क्वेश्चन में सर ऐसा ही होगा क्या? हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा बेटा। कैश फ्लो बहुत ही प्रोसीजरल चैप्टर है, आपने एक बार प्रोसीजर समझ लिया आपके लिए बहुत आसान है। हर क्वेश्चन में यही होने वाला है। सबसे पहला हमने शेयर कैपिटल देख लिया, रिजर्व्स एंड सरप्लस देख लिया, फिर है बेटा नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी किसका पार्ट है सर? नॉन करंट लायबिलिटी भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, बिल्कुल सही। बोरोइंग्स यानी लोन, पिछले साल 4 लाख, इस साल 5 लाख, 1 लाख रुपए से लोन बढ़ गया, लिखो प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग्स। पैसा आया बेटा, 1 लाख रुपए और आ गए, क्योंकि बड़ी भी थी ना बोरोइंग, 1 लाख रुपए और आ गए हमारे पास। सर क्या हमेशा ऐसा ही होगा? अगर कम हो जाए तो कम हो जाए, इसका मतलब आपने पे करा। सपोज उल्टा होता, इधर 5 इधर 4, इसका मतलब पिछले साल 5 लाख का कर्जा था, इस साल 4 लाख का है, यानी हमने चुका दिया बच्चों, है ना। सर ये 12% क्या है? ये 12% बाबू इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये मैं लास्ट में एडजस्टमेंट करूंगा। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आ गया करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 में क्या है? नोट नंबर 2 में है बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने आपको बताया था कि एक्सेप्शन है। वैसे नॉर्मली करंट एसेट और करंट लायबिलिटी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एडजस्ट होते हैं, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने अलग से भी आपको बताया है, बैंक ओवरड्राफ्ट को हम लोन की तरीके से ट्रीट करते हैं, तो बिल्कुल लोन मानो इसको। क्या हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट में? पिछले साल 175, इस बार 170, कम हो गया बच्चों, 175 से 170 हो गया, तो 5,000 से कम हो गया, यानी हमने पेमेंट कर दिया होगा। 5,000 से कम हो गया तो 5,000 माइनस में लिखेंगे डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट ध्यान रखना, भले ही करंट लायबिलिटी में दिया हुआ हो, लेकिन आपको हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट मानना है। ठीक है, ओके सर, ये भी समझ गए। बहुत ध्यान से पढ़ते चलो और करते चलो, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट नंबर 3। अब देखते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दिया हुआ है बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्स। अब प्रोविजन फॉर टैक्स अगर दिया हुआ है तो मैंने आपको इसके 2 केसेस समझाए हैं कि एडजस्टमेंट चेक करो, क्या प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन, कोई एडजस्टमेंट है। अगर है तो अकाउंट बनेगा, अगर नहीं है तो प्रीवियस वाले को टैक्स पेड मानो, करंट वाले को प्रोविजन फॉर टैक्स मेड मानो। भाई जो पिछले साल प्रोविजन बनाया होगा वो इस साल के टैक्स के लिए तो बनाया होगा ना। आप जो पिछले बर्थडे से पैसा जोड़ना शुरू करते हो वो इसी बर्थडे के लिए जोड़ते हो ना बच्चों। तो जो पिछले साल हमने टैक्स जोड़ा है, प्रोविजन जोड़ा है ये टैक्स के लिए, इस साल पे करोगे ना बेटा, तभी तो आपने पैसा जोड़ा था ये, है ना। चलो चेक करो क्या कोई एडजस्टमेंट है। मशीनरी पे है, डेप्रीसिएशन है, और तो कुछ हमें दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब बस बैलेंस बैलेंस है। तो अगर बैलेंस बैलेंस होगा, प्रीवियस वाला 165 टैक्स पेड, 165 को यहां पे लिखेंगे लेस इनकम टैक्स पेड। 165 बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होगा, टैक्स पे करा तो पैसा गया हमारे पास से, और 2 लाख करंट ईयर वाला नया प्रोविजन बनाया, वो एनपीबीटी में ऐड होता है। ये प्रोविजन फॉर टैक्स 2 लाख रुपए, ये यहां पे प्लस होगा। तो ये मैंने आपको लिखवाया भी है, अब मैंने आपको दोबारा दिखा दिया कि कहां कहां पे क्या चीज जाती है। तो देखो प्रोविजन फॉर टैक्स का सिर्फ बैलेंस बैलेंस था, कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, तो प्रीवियस वाले को टैक्स पेड मानना है, करंट वाले को प्रोविजन मानना है। ठीक है बच्चों,
देखो लाइबिलिटी साइड पूरा सॉर्ट हो गया, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड हमारा बेटा पूरा खत्म हो गया। देखो किस तरीके से करना है, फिर से बेसिक्स पे, रटना मत, बहुत आसान है। शेयर कैपिटल मैंने आपको लिखवाया है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। बढ़ गया तो इशू ऑफ शेयर, पैसा आ गया। कम हो गया तो रीपेमेंट ऑफ शेयर, पैसा चला गया। रिजर्व्स एंड सरप्लस हमेशा एनपीबीटी में जाएगा, हमेशा। देन बोरोइंग्स लाइबिलिटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। बढ़ गई पैसा आ गया, कम हो गई पैसा चला गया। करंट लाइबिलिटीज नॉर्मली ऑपरेटिंग में जाती हैं, लेकिन इस बार बोरोइंग में ओवरड्राफ्ट था, तो ओवरड्राफ्ट किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स है, उसका कैसे कैसे एडजस्टमेंट करना है मैंने आपको सब सिखाया, ठीक है। परफेक्ट सर इतना भी मुश्किल नहीं है, हम तो वैसे ही डर रहे थे। आसान है बच्चों, प्रोसीजर है, तुमने एक बार प्रोसीजर देख लिया तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। अगला देखो, अब एसेट शुरू हो गए बच्चों। अब एसेट्स में तुम्हारे दिमाग में एकदम आना चाहिए कि भाई नॉन करंट एसेट तो इन्वेस्टिंग का पार्ट है, करंट एसेट ऑपरेटिंग का पार्ट है, यानी फाइनेंसिंग का काम तो खत्म हो चुका है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का काम ही खत्म हो गया बच्चों। ये अब ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग का काम रह गया बस, ठीक है। चलो आओ देखें, नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, नोट नंबर 4 में। आओ देखें जरा नोट नंबर 4 में क्या क्या है। नोट नंबर 4 में बेटा मेरे पास मशीनरी दी हुई है, पहले 21 अब 25। एसेट का मैंने आपको सिखाया है हमेशा अकाउंट बनाना है, आओ बनाएं। मशीनरी का अकाउंट बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग तो है 21 लाख रुपए, बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग है 25 लाख रुपए। ओपनिंग 21 है, क्लोजिंग 25 है। चलो भाई ये भी हो गया, ओपनिंग 21 है, क्लोजिंग 25 है, ये लिख लिया। अब देखो और क्या दिया हुआ है मशीन के बारे में। सबसे पहले डेप्रीसिएशन जो लगा है 2 लाख का लगा है। डेप्रीसिएशन को कहाँ लिखते हैं, इधर, बाय डेप्रीसिएशन 2 लाख रुपए, ठीक है। सर ये तो एडजस्टमेंट है, 2 जगह जाएगा। हाँ बेटा 2 जगह जाएगा, सारी एडजस्टमेंट्स क्लास 11th में ही पढ़ी थी ना, 2 जगह जाती हैं, यहां भी वैसे ही है। तो एक बार तो अभी यहां आ गया, बाकी देखते हैं, अभी तुम्हें और दिखाता हूं। डेप्रिसिएशन हो गया, और क्या है लिखा हुआ है, एक मशीनरी जो 40,000 रुपए की थी वो 50 की बिकी। तो 40 वाली मशीन बच्चों अगर 50 की बिकी तो इसका मतलब प्रॉफिट हो गया। 40 वाली 50 में बिकी, तो यहां पे बाय बैंक एक तो 50,000 की सेल, 2 P&L जो प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपए का, राइट। अब आपको मशीन के बारे में यही लिखा हुआ था, यहां पे आप परचेज निकाल दोगे बैलेंस में, टू बैंक, ये परचेज बेटा बैलेंस में निकल जाएगा। आ जाओ निकालें जरा, इधर तो 25 लाख, 27,50,000 आ गया। 27,50,000 में से 27,50,000 में से 21 लाख हटा दो और 10,000 हटा दो, 6,40,000 की परचेज आ गई बेटा, 640 की परचेज आ गई बेटा, ठीक है। अब सर इसकी पोस्टिंग कर दें, आओ देखो बैलेंस कहीं नहीं जाते तो इसका कुछ नहीं करना, ठीक है। परचेज और सेल, परचेज और सेल कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, परचेज ऑफ मशीन एंड सेल ऑफ मशीन। परचेज ऑफ मशीन एंड सेल ऑफ मशीन। परचेज कितना है 640 बेटा, परचेज करा अगर तो पैसा गया। सेल कितना है 50,000, सेल करा तो पैसा आया, इसीलिए पॉजिटिव में है, ठीक है। परचेज हो गया, सेल हो गया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट बेटा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम, सबसे ऊपर जोड़ो, ऐड करते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट 10,000 रुपए, ठीक है। और डेप्रीसिएशन भी है, वो भी हम प्लस करेंगे, वो भी एक नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। डेप्रीसिएशन कितने का है 2 लाख रुपए का, 2 लाख का बेटा डेप्रीसिएशन है, 2 लाख का डेप्रीसिएशन, वो भी ऐड होगा,
ठीक है, क्योंकि नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लॉसेस प्लस होते हैं, इनकम्स गेन्स माइनस होती हैं। हो गया सर, डन, सब पोस्ट कर दिया, सब कुछ हो गया, बहुत अच्छे। चलो मशीनरी की बात हो गई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया। इनटेंजिबल एसेट नोट नंबर 5, आओ देखिए जरा नोट नंबर 5 में क्या है, गुडविल। अब देखो मैंने आपको सिखाया था, लिखवाया भी था कि अगर गुडविल बढ़ा तो परचेज, कम हुआ तो राइट ऑफ। तो देखो 3 लाख से 4 लाख हो गया, बढ़ गया तो हम क्या लिखेंगे, परचेज ऑफ गुडविल 1 लाख रुपए, माइनस में आ गया। 3 लाख से 4 लाख हो गया ना, तो इसको लिख दिया हमने परचेज ऑफ गुडविल 1 लाख रुपए। चलो जी, ये भी हो गया, ये भी डन, ये भी डन। अब आ रहे हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में बच्चों करंट इन्वेस्टमेंट्स याद करो। करंट इन्वेस्टमेंट्स तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, कुछ नहीं करना इसका। इन्वेंट्री, बाकी करंट एसेट कहां जाते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, याद है। करंट लायबिलिटी में सीधा सीधा रिश्ता, करंट एसेट में रिवर्स। देखो इन्वेंट्री 130 से 260 हो गया, बढ़ गया तो हमारे पास से तो पैसा गया होगा ना बच्चों, तो 130 से बढ़ा, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, तो हम तो लेस करेंगे, यहां पे लेस करेंगे, इंक्रीज इन इन्वेंट्री 130। करंट एसेट बच्चों अगर बढ़ता है तो आप माइनस करते हो, घटता है तो आप प्लस करते हो, ठीक है। इंक्रीज इन इन्वेंट्री भी डन हो गया सर। कैश एंड बैंक, ये बेटा दोनों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, कैश एट बैंक भी और करंट इन्वेस्टमेंट भी हो गया, देखो सब डन। ये भी हो गया सर, सारे नोट्स भी हो गए क्या, रिजर्व्स हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, प्रोविजन हो गया, मशीन हो गया, गुडविल हो गया। सर एडिशनल इंफॉर्मेशन भी सारी हो गई क्या, मशीन बेच दी, डेप्रिसिएशन भी हो गया। अब आती है लोन की बात, लोन के इंटरेस्ट की बात बेसिकली। आओ जरा मुझे बताओ, शुरू में लोन कितना था और बाद में कितना था। देखो साल के शुरू में 4 लाख का है बेटा, फिर 5 लाख का हो गया और 12% का ब्याज लिखा हुआ है। देखो जरा मैं आपको बताऊं, साल के शुरू में बेटा, साल की शुरुआत कहां पे होती है, सपोज ये ईयर की स्टार्टिंग है 31 मार्च 2020, 4 लाख का लोन था, और साल के लास्ट तक जाते जाते 31 मार्च 21 पे ये लोन 5 लाख हो गया। इसका मतलब मैंने 1 लाख का लोन लिया है बेटा। मैंने वो लोन कब लिया, तो देखो यहां लिखा हुआ है बहुत क्लियरली, 1 लाख रुपए का बोरोइंग वर ऑब्टेन्ड ऑन 31 मार्च 21। 31 मार्च 21 का मतलब है बेटा बिल्कुल लास्ट में, यहां पे तो बिल्कुल लास्ट में 1 लाख रुपए का लोन लिया गया है। अगर बच्चों लास्ट में लिया गया है तो इसका मतलब शुरू से तो बस 4 लाख का ही लोन है ना। अगर क्वेश्चन बोलता बिल्कुल शुरू में ले लिया तो 4 लाख प्लस 1 लाख 5 लाख का लोन हो जाता शुरू से। क्वेश्चन ने बोला बिल्कुल लास्ट में लिया, तो अगर बिल्कुल लास्ट में लिया बेटा 1 लाख का लोन, तो उस पर तो ब्याज नहीं बनेगा, ब्याज तो बस इस 4 लाख पे बनेगा। 4 लाख का 12% पूरे साल का 48,000 रुपीज का इंटरेस्ट बैठेगा। मेरी बात समझ आई या नहीं आई? आपको ये देखना है, क्वेश्चन बताएगा कि नया लोन कब लिया। अगर शुरू में लिया होता तो 1 लाख का इंटरेस्ट उस पर भी बनता, है ना। लास्ट में लिया तो उस 1 लाख पे कोई इंटरेस्ट नहीं, बीच में लिया होता तो उस 1 लाख पे 6 महीने का ब्याज। तो अगर सर गिवन ही ना हुआ, फिर अगर बच्चों कभी गिवन ही ना हुआ तो आप हमेशा ओपनिंग पे ही इंटरेस्ट दे के आओगे, ठीक है। 12% 48,000 का इंटरेस्ट, 48,000 रुपीज का इंटरेस्ट, यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट पेड। देखो इंटरेस्ट इज बोरिंग पे ही है तो यहीं पे आएगा 48,000, ये माइनस में आ गया, और यही क्योंकि एक नॉन ऑपरेटिंग आइटम है तो सबसे ऊपर प्लस भी होगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। देखो मैंने आपको ये लिखवाया भी था बिल्कुल आज के फर्स्ट पार्ट में कि 3-4 चीजें आती हैं, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, नीचे माइनस तो ऊपर प्लस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ये, प्लस कर दो बच्चों, खत्म बस। अब हमें क्या करना है, इसको फाइनल करना है। देखो इंटरिम डिविडेंड कोई नहीं है, इंटरिम डिविडेंड नहीं है, डैश कर दो। प्रपोज डिविडेंड कोई नहीं है, डैश कर दो। बस फाइनल एनपीबीटी आ जाएगा 3 लाख और 2 लाख कितना, 5 लाख रुपए का आपका एनपीबीटी आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 5 लाख, एनपीबीटी आ गया बच्चों मेरा 5 लाख।
अब एनपीबीटी से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाने के लिए ये सब जोड़ना है मुझे। 5 और 2 7, 748, 758, 758 का बच्चों मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। इसमें से 130 हटा दो, 130 हटा दूंगा तो कैश जनरेटेड आ जाएगा। ये कितना आएगा? 628। 628 में से 165 का इनकम टैक्स हटा दो। 628 में से 165 का इनकम टैक्स हटा दो। 463 बेटा बाहर। ये जो 463 है इसको क्या बोलेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये बेटा कैश फ्लो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से 463। ठीक है, अब इन्वेस्टिंग से देखो फाइनल कितना आ रहा है। इन्वेस्टिंग में बच्चों 640, 740 नेगेटिव का और 50 पॉजिटिव का, तो 690 आ जाएगा। 690 नेगेटिव का आ जाएगा। ठीक है, अब फाइनेंसिंग से चेक करो। 2 और 1 3 लाख। 3 लाख में से 48 और 5 हटाना है। 3 लाख में से 48,000 हटा दो और 5,000 हटा दो। 247 बेटा बाहर। तो देखो आपको ऑपरेटिंग पता चल गया। इन्वेस्टिंग नेगेटिव में आया तो हम क्या लिखते हैं? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेगेटिव को हम कैश यूज्ड लिखते हैं बेटा। और ये पॉजिटिव आया तो फिर क्या लिखेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब आपको सिंपली क्या करना है? ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी का मतलब है इन तीनों को जोड़ो। तो हमेशा बच्चों अब आपको बस ये ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ना है और फिर आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आओ सर इसको करना चालू करें। एक बार रीचेक कर लूँ सारी की सारी चीज़ें, है ना, क्योंकि फिर कई बार गड़बड़ हो जाता है। डिसोल्यूशन के वीडियो में भी मैंने गलती से दोबारा, जबकि पढ़ाया मैंने कि क्रेडिटर्स को स्टॉक दे दिया, बट फिर माइंड थोड़ा, जब इतने सारे वीडियोस बनाओ ना एक साथ, कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। देखो जी, हमारे पास इशू ऑफ शेयर्स पैसा आएगा, बोरोइंग से पैसा आया, डिक्रीज इन ओवरड्राफ्ट पैसा गया, इंटरेस्ट पेड पैसा गया, बिल्कुल ठीक है बेटा। परचेज ऑफ मशीन पैसा गया, सेल ऑफ मशीन पैसा आ गया, परचेज ऑफ गुडविल पैसा गया, बिल्कुल ठीक चल रहा है, परफेक्ट है एकदम। अच्छा सर, अब शुरू से देखूं। एनपीबीटी 5 लाख मैंने वेरीफाई कर लिया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट बच्चों लेस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट लेस होता है। ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो ये लेस होगा सर, चेंज करने पड़ेंगे वैल्यूज। डेप्रिसिएशन ऐड होगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स ऐड होगा, तो मुझे ये चेंज करना पड़ेगा सर। कोई बात नहीं, कर लेते हैं, बच गए। 5 लाख और 2 7 लाख, 748 माइनस 10 738। 738 में से 130 हटाना है बच्चों। 738 में से 130 हटाऊंगा तो 806, 6,08,000। 6,08,000 में से 165 हटाना है। 6,08,000 में से 165 हटाना है तो 443। लो सर, ये वैल्यू आएगी बेटा। देखो इनकम है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है ना, वो लेस होगा। बढ़िया हो गया सर, डन। आ जाओ अब ए प्लस बी प्लस सी कर लेते हैं फाइनल। 443 प्लस 247 माइनस 690, ये बच्चों निल आ रहा है, निल। ए प्लस बी प्लस सी इज निल। सर निल का क्या मतलब हुआ? निल का मतलब है बेटा कि पैसा आया ही नहीं है ना गया है। जीरो का मतलब तो यही है, ना पैसा आया ना पैसा गया। इसमें ऐड करो ओपनिंग के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओपनिंग के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बच्चों इसमें ऐड कर दो। सर ओपनिंग के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं कितने? 2 चीजें हैं।
170 की करंट इन्वेस्टमेंट, 40 रुपए बैंक में, तो 170 और 40 कितना हो गया, 210। अब देखो शुरू में 210 था, साल के बीच में कोई पैसा नहीं आया, तो लास्ट में भी 210 ही होना चाहिए भाई। शुरू में 210 था ना, ये ओपनिंग है, साल के बीच में कोई पैसा नहीं आया, जीरो भाई। साल के बीच में पैसा आता तो प्लस होता, पैसा गया होता तो माइनस होता, कुछ नहीं आया, तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी 210 ही होने चाहिए। सर क्लोजिंग के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहां देखो, 140 और 70 हो गए ना, फिर से 210, बात एक ही है, 210 ही आ रहा है। क्या बात है सर, क्या ही बात है। लो बच्चों, इस तरीके से कैश फ्लो का पूरा बड़ा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। बहुत ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और जैसे मैंने पूरा क्वेश्चन करने के बाद एक बार क्रॉस वेरीफाई करा, तो देखो मुझे भी मिस्टेक मिल गई। आप सोचो अगर मैं इतने साल से पढ़ाने के बाद भी गलती कर सकता हूं, हम सब है तो इंसान ही, तो आपसे भी तो मिस्टेक हो सकती है। तो हर बार वेरीफाई जरूर करो, ऐसा नहीं है कि हर बार गलती होगी, लेकिन अगर आपने वेरिफिकेशन करा इस तरीके से, आप, ये भी एक लर्निंग है ना बच्चा। इसके अंदर कोई वो चीज नहीं है कि भाई मैं टीचर हूं मेरे से गलती नहीं हो सकती, सबसे हो सकती है यार, हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, होती है गलती सबसे, स्पेशली जब आपको प्रेशर पड़ता है। अब ये गलती मैं नॉर्मल डेज में कर रहा होता ना, कभी ना होती, बट ये प्रेशर वाले डेज है मेरे लिए भी, कि मुझे बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बनानी है सुबह से लेकर शाम तक, अपने ऑफलाइन क्लासेस लेनी है, ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, बहुत प्रेशर होता है। इसी तरीके से आपके पास एग्जाम प्रेशर होता है, तो आपको आता हुआ भी एग्जाम में हम कई बार गलत करके आते हैं, तो इसीलिए सेकंड टाइम वेरीफाई करा, गलती मिल गई, सब ठीक होगा तो परफेक्ट हो जाता, राइट। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगले सवाल पे चलते हैं। डन, ये डन हो गया बच्चों, परफेक्ट सर। आओ एक सवाल और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं जल्दी से फॉर्मेट। चलो सबसे पहले अब तुम लिख लेना, ठीक है, अब तुम्हें लिखना आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फिर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, उसके बाद वर्किंग नोट बना रहा हूं मैं पहले से एक। वर्किंग नोट नंबर 1, हमें कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे निकलेगा, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर प्लस टिप, ये हमारे पास एनपीबीटी निकल जाएगा। ठीक है, आप लोग एग्जाम में फुल फॉर्म्स लिखना बच्चों, नहीं तो नंबर कटते हैं। सही है, आओ जी। अब ऑपरेटिंग में क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है सर एनपीबीटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहां से हम कहाँ जाएंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाएंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कहां जाएंगे बच्चों, कैश जनरेटेड पे। चलो भाई शुरू करें, आइए सर। ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। चलो भाई, बैलेंस शीट दी हुई है, शुरू करते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल 60 से 70 बढ़ गया बच्चों फिर से, तो इशू ऑफ शेयर्स 10,000। कम ऑन, इशू ऑफ शेयर्स 10,000। लो सर, शेयर इशू कर दिए। उसके बाद क्या है बच्चों हमारे पास, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस का नोट नंबर 1 मैं आपको हमेशा से बता के चल रहा हूं, रिजर्व्स एंड सरप्लस हमेशा नेट प्रॉफिट का पार्ट है, राइट। आओ देखते हैं नोट नंबर 1 में क्या क्या दिया हुआ है। नोट नंबर 1 में रिजर्व्स एंड सरप्लस में बेटा इस बार 2 वैल्यूज है, पी एंड एल का बैलेंस भी है, जनरल रिजर्व भी है। पी एंड एल का बैलेंस भी है, जनरल रिजर्व भी है। आओ तो सबसे पहले पी एंड एल, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 14 माइनस 12 14 माइनस का 12। बेटा देखो मैंने सारे वो क्वेश्चंस डाले हैं जिसमें आप गलती कर सकते हो। लास्ट ईयर का बैलेंस नेगेटिव में दिया हुआ है, तो 14 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। 14 और 12 कितना हो गया, 26। ठीक है, अब देखते हैं मेरे पास ट्रांसफर टू रिजर्व। रिजर्व में कितना पैसा डाला है, जनरल रिजर्व पिछले साल 20 का था, इस बार 30 का है बच्चों, तो क्या 10,000 रिजर्व में भी बढ़े हैं, तो 10,000 रिजर्व में ट्रांसफर करा है, वो भी ऐड बैक करो। 10,000 प्लस करेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व, 10,000 ये प्लस करे बच्चों। प्रोसीजरल है, देखो बिल्कुल हर बार की तरह सेम वही कहानी है। चलो सर, शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गया। नॉन करंट लायबिलिटी में बोरोइंग्स यानी कि लोन,
पिछले साल 50, इस साल भी 50, कुछ भी कम ज्यादा नहीं हुआ, ना पैसा आया ना पैसा गया, बात खत्म, छोड़ दो। ट्रेड पेबल नोट नंबर 2 बच्चों, करंट लाइबिलिटीज क्या क्या दिया हुआ है इसके अंदर, क्रेडिटर्स हैं और बीपी है, क्रेडिटर्स हैं और बीपी है बच्चों। करंट लाइबिलिटी ऑपरेटिंग का पार्ट है, और मैंने आपको बताया था बढ़ी तो आप भी बढ़ाओ, घटी तो आप भी घटाओ। चलो चेक करो, सबसे पहले क्रेडिटर्स बढ़ गए हैं, बीपी कम हो गए हैं, क्रेडिटर बढ़ गए हैं, बीपी कम हो गए हैं, तो यहां पे करते हैं क्या बढ़ा, इंक्रीज इन क्रेडिटर, तो मैं भी प्लस करूंगा। क्या घटा, डिक्रीज इन बीपी, तो मैं भी कम करूंगा। बीपी तो 1000 रुपए से कम हुआ, मैंने देख लिया, माइनस करेंगे 2500 से 1500 हुआ बेटा, ये तो मैंने देख लिया था, ये देखो 2500 से 1500 मैंने भी माइनस कर दिया। क्रेडिटर बढ़ गए, 6500 से 23500 हो गए, तो कितना हो गया, 6500 से 23500, 17000 से बढ़ गए बच्चों, 17000 से बढ़ गए, तो हम भी बढ़ाएंगे, हम भी प्लस कर देंगे। देखो खत्म, लाइबिलिटी साइड खत्म बच्चों, हो भी गया, देखो सब कुछ डन कर दिया, चेक करो, शेयर कैपिटल डन, रिजर्व्स एंड सरप्लस डन, बोरोइंग्स डन, करंट लाइबिलिटीज डन, डन। चलो एसेट्स पे चलते हैं। नॉन करंट एसेट में एक मशीनरी है जिसका ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है 8498, आओ अकाउंट बनाए। मशीनरी का तो हमेशा अकाउंट बनाना है, 8498 वर्किंग नोट नंबर 2, मशीनरी अकाउंट 84 और 98, ये बच्चों ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस है, बैलेंस कैरिड डाउन। चलो सर ये भी हो गया, और क्या दिया हुआ है इसमें, मशीन से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है क्या, बिल्कुल है सर। डेप्रीसिएशन 8000 रुपए का है, सिर्फ डेप्रीसिएशन दिया हुआ है, बाय डेप 8000 रुपीज। क्या सर कोई सेल परचेज दी है क्या क्वेश्चन में, कोई सेल परचेज नहीं बच्चों, कोई सेल परचेज नहीं है, सिर्फ बैलेंस था, सिर्फ बैलेंस था और कुछ नहीं था। बहुत अच्छा हो गया तो काम। चलो अब आपके पास यहाँ पे टू बैंक में परचेज निकल जाएगा बेटा। देखो मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं हर तरीके का एडजस्टमेंट, पहले वाले में प्रोविजन फॉर टैक्स भी आ गया, इंटरेस्ट भी आ गया, एसिड भी आ गया, हर तरीके का एडजस्टमेंट कवर हो रहा है ना। तो 98 और 8 106, 106 में से 84 हटा दो, 22,000 रुपीज की परचेज आ गई बच्चों, 22,000 रुपए की परचेज आ गई। अब ये बैलेंस कहीं नहीं जाते, डेप्रिसिएशन ऊपर प्लस होगा, परचेज इन्वेस्टिंग में जाएगा। 22,000 रुपए का परचेज, 8,000 का डेप। परचेज ऑफ मशीनरी 22,000, परचेज किया तो पैसा गया, डेप्रीसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है तो ऐड होगा 8,000 रुपए। डेप्रीसिएशन बच्चों ऐड हो गया 8,000 रुपीज। डन सर, बहुत बढ़िया, ये भी हो गया। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स पे कोई एडजस्टमेंट है क्या, कोई एडजस्टमेंट नहीं है बच्चों। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में लिखा क्या है, 6 से 16। अब सोचो मेरी इन्वेस्टमेंट पिछली बार 6,000 की थी, इस बार 16,000 की है, तो मैंने और करी है ना। तो परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 10,000, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 10,000। पैसा गया, पैसा गया तभी तो एसेट बढ़ा ना बच्चों, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है। चलो सर डन। अब करंट एसेट्स में क्या क्या दिया हुआ है, करंट इन्वेस्टमेंट्स तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, कैश एंड बैंक बैलेंस भी। इन्वेंट्री देख लो बच्चों, करंट एसेट्स में उल्टा होता है, बढ़ी तो हम माइनस करेंगे, ये बढ़ी है 12 से 49 तो 37 से बढ़ गई, हम लेस करेंगे 37। ये क्या है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री। डन, सारा काम हो गया बेटा। हाँ सर, उसके बाद लास्ट में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, डेप्रिसिएशन हो चुका है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 5,000 का दिया हुआ है बच्चों, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 5,000 यहां पे लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 5,000, ये नीचे माइनस तो ऊपर प्लस। जल्दी से एनपीवीटी चेक करो कितना है,
सर इसमें तो और कुछ भी नहीं आया, कोई इंटरिम डिविडेंड नहीं, कोई प्रपोज डिविडेंड नहीं, कोई प्रोविजन नहीं। तो 26 और 10 36,000 का ये आ गया बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से लेना है तो। 36,000 सबसे ऊपर एनपीबीटी, 36,000 का एनपीबीटी। लो सर 36 में ये सब जोड़ो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा मेरे पास कितना, 36 और 8 44, 44 और 5 49, 49 में बेटा ये सब एडजस्ट करूं तो कैश जनरेटेड आ जाएगा। अब ये सब क्या एडजस्ट करना है, 49 में 17 जोड़ के 38 हटा दो, 37 प्लस 1 माइनस 17, 21,000 रुपये लेस करना है, ये लेस करने हैं। तो 49 माइनस 21 28,000, 28,000 रुपये बेटा यहाँ पे, ठीक है। और कुछ है नहीं तो यही बाहर आएगा 28,000, यही बाहर आएगा 28,000। डन। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखो बच्चों, 22 और 10 32, तो यही 32,000 ये नेगेटिव है, यही बाहर आ जाएगा 32,000 नेगेटिव का। जब पॉजिटिव आए तो कैश फ्लो लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेगेटिव आए तो कैश यूज्ड लिखेंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और तीसरा वाला आ रहा है 5,000, ये भी बाहर कर दो 5,000, ये भी कैश फ्लो आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तीनों को जोड़ना है, ए प्लस बी प्लस सी, नेट कैश जनरेटेड 28 और 5 33, 33 माइनस 22 1000। देखो साल के बीच में 1000 का कैश का इनफ्लो हुआ है। शुरू में कितने थे, शुरू में कितने थे बच्चों, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट शुरू में कितने, 20 और 5 25, शुरू में 25 के थे। ओपनिंग इसके अंदर ऐड करा बच्चों, ऐड करा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो ये तो आ गया 1000 साल में जनरेट हुआ है, 25 और जोड़ दिया, तो जो क्लोजिंग आना चाहिए बेटा वो 26 के इक्विवेलेंट आना चाहिए। अगर क्लोजिंग 26 आ रहा है तो सब ठीक है, आप मैच कर सकते हो। आओ जरा देखें क्लोजिंग बेटा, इन दोनों को जोड़ो, 18 और 8, 18 और 8 26, सॉर्टेड। क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया। एक सवाल हमारा और डन हो गया, ये भी बच्चों हमारा डन हो। लो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये भी डन है, ये भी हो चुका है। आओ एक और करते हैं, एक फॉर्मेट और बनाते हैं और क्वेश्चन करना चालू करते हैं। अब इस बार मेजॉरिटी आप खुद करने की कोशिश करना, प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, प्रोसीजरल है, ठीक है। चलो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फिर एनपीबीटी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहां से कहां जाओगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कहां जाओगे, कैश जनरेटेड पे। इस तरीके से ही चलेगा बेटा काम, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से करते चलना। आओ शुरू करें। अगला सवाल सर, ये तो डन कर दिया हमने। लो फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट, आओ शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल पिछली बार 120, इस बार 150 बढ़ गया फिर से, तो इशू ऑफ शेयर्स 30,000। सर अगर ये कभी कम हो जाए तो बच्चा रीपेमेंट ऑफ शेयर्स लिख देना, माइनस में लिख देना तब, अभी तो प्लस में लिखेंगे। इशू ऑफ शेयर्स 30,000, ठीक है, ओके सर। उसके बाद बेटा जी रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए बस यही दिया हुआ है, कोई नोट नहीं है इस बार, है ना। तो इसी को बस करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर कर दो, 178 माइनस 75,
करंट ईयर का प्रॉफिट माइनस प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट प्लस टिप। अभी जब आएगा तब के तब देखेंगे। 1,03,000, 178 में से 75 चला गया तो 1,03,000 आ गया। चलो सर, शुरू के दो डन, शेयर कैपिटल डन, रिजर्व्स एंड सरप्लस डन। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग, देखो जरा लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या है। देखो बच्चों, डिबेंचर्स थे, डिबेंचर पिछली बार 50 थे, इस बार 0 हो गए। तो 50 से 0 होने का क्या मतलब है? 50 से 0 होने का मतलब है कि हमने पेमेंट करा इस बार, ठीक है। तो हम लिखेंगे इस बार रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 50,000 पेमेंट करा तो माइनस में आएगा। इसका इंटरेस्ट लास्ट में देखूंगा, ठीक है। इंटरेस्ट का बातें बाद में देखूंगा, ये 15% इंटरेस्ट भी है इस पे, इसको लास्ट में देखूंगा। चलो, शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल। अब बच्चों फिर से करंट लायबिलिटी आप जानते हो, बढ़ी तो आप भी बढ़ाओगे, कम हुई तो आप भी कम करोगे। बेटा कम हुई है, 67 से 31,500 हो गई, 67,000 से 31,500, 35,500 से कम हो गया ट्रेड पेबल, 35,500 से कम हो गया, 35,500 से कम हो गया तो मैं लेस करूंगा डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। कम हुआ तो आप भी कम करोगे, बढ़ेगा तो आप भी बढ़ाओगे, ठीक है। चलो सर, ये भी हो गया। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, फिर से प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर टैक्स पे कुछ? हाँ सर, इस बार देखो प्रोविजन दिया हुआ है, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इस बार तो अकाउंट बनेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स 30 और 42, प्रोविजन फॉर टैक्स 30 और 42, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30 और 42, 42 टू बैलेंस कैरिड डाउन। 30 और 42 बेटा ओपनिंग और क्लोजिंग आ गया। अब हमें नीचे क्या दिया हुआ था? देखो पिछले क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ था, बस एडजस्टमेंट कोई नहीं था, तो हमने प्रीवियस वाले को टैक्स पेड मान लिया था, करंट वाले को प्रोविजन मेड मान लिया था। इस बार एडजस्टमेंट है बच्चों। क्या एडजस्टमेंट है? प्रोविजन मेड 50,000, नया प्रोविजन बनाया है 50,000 का, तो बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल ये 50,000 का प्रोविजन बनाया है, यही 50,000 यहां भी प्लस होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स होता है ना बेटा, ये एडजस्टमेंट है तो दो जगह जाएगा, देखो एक यहां एक यहां। अब यहां से आपके पास टैक्स पेड निकल के आएगा बैलेंस में। मैंने बोला था ना आपको, या ये दिया होगा ये दिया होगा, ये दिया हो तो ये निकालेंगे, ये दिया हो तो ये निकालेंगे। चलो 80,000, 80 में 42 रह गया है, 42 रह गया है तो इसका मतलब 38 का पेमेंट कर दिया होगा। 80 में से 38 माइनस कर दूं तो 42 आ जाएगा। 38 आया बच्चों, ये टैक्स पेड, इसको ऑपरेटिंग में लिखो इमीडिएटली, टैक्स पेड 38,000, यहां माइनस कर दो, लेस इनकम टैक्स पेड। लो सर, टैक्स पेड आ गया बेटा 38,000। देखा कैसे निकाला मैंने? ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ था, ये गिवन था, ये निकाल दिया, ये गिवन होता तो ये निकाल देते। ओके डन सर। लाइबिलिटी साइड का काम हो गया खत्म सारा का सारा। देखो लाइबिलिटी साइड का काम खत्म। अब एसेट्स पे चलते हैं। एसेट्स में हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का नोट नंबर 2 दिया हुआ है। मेरे पास दो एसेट्स हैं बच्चों, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है और प्लांट एंड मशीनरी है, दोनों पे कुछ ना कुछ दिया हुआ है। तो आओ जरा दोनों के अकाउंट बना देंगे, बिल्डिंग का और प्लांट एंड मशीनरी का। एक बिल्डिंग का अकाउंट बनाते हैं, एक प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाते हैं। इधर ओपनिंग बैलेंस, इसका भी ओपनिंग बैलेंस, इधर क्लोजिंग बैलेंस, इसका भी क्लोजिंग बैलेंस। चलो ये भी हो गया। आओ जरा ओपनिंग क्लोजिंग लिख दें जल्दी से। ओपनिंग क्लोजिंग कितना कितना है? बिल्डिंग का 1,80,000
40,000 एक 28, 1,80,000, 40,000 और एक 28, एक 28 है, एक 26 है। 1,80,000, 40,000, एक 28। चलो बहुत बढ़िया हो गया बेटा। अब एडजस्टमेंट्स देखो क्या क्या है। डेप्रीसिएशन प्लांट मशीनरी पे हमारे पास 10,000 का है, ठीक है। डेप्रीसिएशन प्लांट मशीनरी पे 10,000 का, ओके। प्लांट एंड मशीनरी पे बाय डेप 10,000, लो सर। प्लांट एंड मशीनरी पे 10,000 का डेप्रीसिएशन है, ओके हो गया जी। उसके बाद क्या है, गेन ऑन सेल ऑफ अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग 25,000। बोल रहा है हमने कोई बिल्डिंग का पार्ट बेचा है जिसपे 25,000 का गेन है। अच्छा 25,000 का गेन है, आओ जरा देखें बिल्डिंग कितने की थी। बिल्डिंग बेटा 1 लाख की थी, हो कितनी गई 80 की, तो 20,000 से कम हुई। इसका मतलब 20,000 की बिल्डिंग बेची होगी। ये वही बोल रहा है कि जो आपने बिल्डिंग बेची है ना भाई, 1 लाख से 80 हुई तो 20,000 की बिल्डिंग बेच दी ना। अब नीचे इसने बोला कि गेन जो हुआ बिल्डिंग पे वो 25,000 का हुआ, तो बताओ 20 वाली बिल्डिंग पे 25 का गेन हो गया तो 45 की बेची हमने बाय बैंक। 45 की तो बेटा सेल है, और 2P&L गेन कितना हुआ बिल्डिंग पे 25,000 रुपए का, ठीक है ना। परफेक्ट हो गया, डन सर, ये भी क्लियर है। और कोई एडजस्टमेंट थी? डेप्रिसिएशन हो चुका है, गेन हो चुका है, बाकी डिवेंचर पे रह गई, उसको हम लास्ट में देखेंगे। चलो सर, अब यहां से क्या कुछ निकल रहा है क्या? ये तो आया 1,25, ये भी आया 1,25, तो कोई बैलेंस करके कुछ निकल नहीं रहा, बस हम पोस्टिंग करेंगे सीधा। ओपनिंग क्लोजिंग कहीं नहीं जाते। एक तो ये है सेल ऑफ बिल्डिंग 45,000, सेल ऑफ बिल्डिंग 45,000। बच्चों सेल करी तो पैसा आया, 45,000 रुपए आ गए। और क्या है मेरे पास, प्रॉफिट वगैरह एक ही बार लिखूंगा। डेप्रीसिएशन, ये बैलेंस कहीं नहीं जाने। डेप्रीसिएशन 10,000 रुपए का और प्रॉफिट 25,000 रुपए का। डेप्रीसिएशन प्लांट मशीनरी पे 10,000 रुपए, ऐड करो डेप्रीसिएशन 10,000 रुपए और प्रॉफिट लेस होगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग पे बेटा 25,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, ये मैंने लेस कर दिया, ठीक है, ये हमने लेस कर दिया। चलो सर, ये हमारा बिल्डिंग भी हो गया, प्लांट मशीनरी भी हो गया, डन। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट नोट नंबर 3 क्या है, गुडविल है। गुडविल 20 से 35 हो गई, 20 से 35 हो गई तो गुडविल खरीदी 15,000 रुपए की। परचेज ऑफ गुडविल, परचेज ऑफ गुडविल 15,000 खरीदी तो पैसा गया। चलो सर, ये भी सॉर्टेड है, क्या बात है। डिवेंचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, गुडविल हो गया, और कुछ है। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में बेटा आपको पता ही है उल्टा चलता है, बढ़ा तो माइनस करेंगे, घटा तो प्लस करेंगे। इन्वेंट्री सबसे पहले 1,20 से 1,5, 15,000 से कम हो गया, 15,000 से कम हो गया तो हम प्लस करेंगे। डिक्रीज इन इन्वेंट्री, ऐड करूंगा डिक्रीज इन इन्वेंट्री 15,000 रुपए। कम हुआ ना तो मैं ऐड बैक कर रहा हूं। ओके बच्चों, मेरी कैमरा की बैटरी डाउन हो गई है, मुझे 1 मिनट का समय दो, बस बैटरी बदल के आया यहीं पे। चलो जी, सॉर्टेड, डन सर। इन्वेंट्री भी हो गया सर, 15,000 रुपए से कम हुआ था तो हमने ऐड कर दिया वापस से। 1,20 से 1,5 कम हुआ था, हमने ऐड कर दिया। रिसीवेबल्स का क्या है, रिसीवेबल्स भी कम हुए हैं बच्चों, ट्रेड रिसीवेबल्स ये भी कम हुए हैं, तो ये भी ऐड बैक करने पड़ेंगे। कितने, 37,000 और 33,500, 3,500 से ये भी कम हुए हैं बच्चों, तो 3,500 ये भी प्लस करो। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है सर, ये भी हो गया। कैश एंड बैंक बैलेंस, ये बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ही हैं, बस सॉर्टेड हो गया सारा काम। क्या बचा अब हमारे पास, बैलेंस शीट तो हमने पूरी एडजस्ट कर दी, बस डिवेंचर्स का देखना है। डिवेंचर्स के बारे में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है डिवेंचर्स, देखो मेरे पास शुरू में कितने का लोन था बच्चों, डिवेंचर का मतलब लोन होता है।
साल के ओपनिंग में मेरे पास 50,000 का लोन था, लास्ट तक जाते जाते वो 0 हो गया। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन मुझे बता दे कि ये पेमेंट कब हुआ तो मेरा इंटरेस्ट देना आसान हो जाएगा बच्चों। अगर क्वेश्चन कुछ भी ना बताए तो आप हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे दे के आओगे इंटरेस्ट, है ना। लेकिन इसमें बताया है, देखो क्या लिखा हुआ है, डिबेंचर्स वर रिडीम ऑन 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 21 का मतलब तो बच्चों शुरू में ही हो गया। देखो 31 मार्च 21 का मतलब 1 अप्रैल 21 ही तो है भाई। 31 मार्च और 1 अप्रैल ओपनिंग क्लोजिंग ही तो है ना। इसका मतलब जो पेमेंट हुआ वो शुरू में ही हो गया। अब बच्चों अगर शुरू में ही पेमेंट कर दिया फिर काहे का इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट ही नहीं देना। तो डिबेंचर पे मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है। बढ़िया हो गया काम हमारा। अब बच्चों हम लोग फाइनली एक बार देख लेते हैं कि क्या कुछ रह तो नहीं गया। वैसे सब कुछ हो गया है ऑलमोस्ट, पूरा बैलेंस शीट हमने सब कुछ कर लिया। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, इंटरेस्ट हमने देख ही लिया है, ये सब डन है। डिवेंचर हो गए, प्लांट बिल्डिंग हो गया, गुडविल हो गया, सारी एडजस्टमेंट्स हो गई। लास्ट बचा बच्चों हमारे पास ये प्रपोज डिविडेंड भी दिया हुआ। देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में, एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारी डेप हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, लास्ट बचा प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड में मैंने आपको सिखाया था कि करंट ईयर को बिल्कुल इग्नोर कर देना, करंट ईयर को बिल्कुल इग्नोर कर देना। प्रीवियस वाला ही डिविडेंड पेड है 12,000 रुपए और प्रीवियस वाला ही डिविडेंड प्रपोज्ड है। तो यही 12,000 रुपए बच्चों डिविडेंड पेड में आएगा। डिविडेंड पेड 12,000 रुपए यहां माइनस होगा और यही 12,000 बेटा प्रपोज डिविडेंड में आ जाएगा। प्रपोज डिविडेंड 12,000 यहाँ। इंटरिम डिविडेंड कुछ नहीं है, डैश लगा दो। फाइनल एनपीबीटी ले आओ, 1,03,000, 12,000 और 50,000। 1,03,000, 12,000, 50,000, 165। 165 का बच्चों हमारे पास एनपीबीटी आ गया फाइनल। ठीक है, ये 165 का एनपीबीटी ऊपर लिख देता हूं मैं। 165 प्लस 10, 175 माइनस 25, 175 माइनस 25, 150। 150 में बेटा ये तीन चीजें एडजस्ट करनी है। कौन कौन सी तीन चीजें हैं ये सर? 15 और 18,500 माइनस 35,500, 17,000 रुपये ये माइनस करने हैं यहाँ से। ये बच्चों माइनस करूंगा तो आपके पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा 17,133। 133 का कैश जनरेटेड आ गया। इसमें से 38 हटा दो, 133 में से 38 हटा दो अगर, तो 95,000 का आपका ऑपरेटिंग आ गया। इन्वेस्टिंग 45 माइनस 15, 30 आ रहा है। फाइनेंसिंग परचेज ऑफ बिल्डिंग आ गया था हमारा, सेल ऑफ बिल्डिंग आ गया था हमारा, प्लांट मशीनरी पे भी कुछ था क्या? बिल्कुल सर, प्लांट मशीनरी का तो हमने परचेज निकाला ही नहीं। प्लांट मशीनरी का भी तो बच्चों हमें परचेज निकालना है ना। अभी तो मैच थोड़ी ना हुआ, ये मैच हुआ था, ये तो मैच नहीं हुआ। 128 प्लस 10 माइनस 40, 98 का यहाँ पे भी तो परचेज निकलेगा। 138, 138, चलो परचेज 98 का तो ये नहीं आएगा। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 98, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 98। देखो बच्चों ये भी तो आएगा, है ना। आओ सर, ये हमारे पास आ गया 45 माइनस 15 माइनस 98,
68,000 बच्चों, ये आ गया हमारे पास नेगेटिव का। लास्ट है हमारे पास 50 12 माइनस 30, 50 12 माइनस 30 32, 32,000 नेगेटिव का ये आ गया। ठीक है जी, चलो भाई अब क्या करने वाले हैं अब हम करेंगे a प्लस बी प्लस सी। आओ जी जल्दी से आप फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो पहले यहाँ तक का। ठीक है, चलो सर 95,000 माइनस 68,000 माइनस 32,000, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये आ गए बच्चों यहाँ पे। अब इसमें क्या ऐड करते हैं, ऐड करेंगे ओपनिंग के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितने हैं ओपनिंग के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बच्चों ओपनिंग के 25 है, देखो ओपनिंग के 25 हैं, ओपनिंग के 25 हैं और ये माइनस का आया था ना 68, हाँ माइनस का आया था। 25 प्लस का है बेटा और a प्लस बी प्लस सी माइनस का 5 है, तो 20,000 क्लोजिंग में होना चाहिए मेरे पास। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 20,000 होना चाहिए। देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्लोजिंग का 20,000 सॉर्टेड। क्या बात है सर, क्या बात है बच्चों, ये वाला सवाल भी डन, बढ़िया सवाल था ये भी। इसके अंदर भी देखो कितनी सारी एडजस्टमेंट्स, बिल्डिंग की, प्लांट मशीनरी की, एनपीबीटी पे हमने प्रोविजन भी देख लिया, प्रपोज डिविडेंड भी देख लिया, राइट। प्रोविजन फॉर टैक्स तो मैंने बता ही दिया आपको, और ये पूरा हमारा क्वेश्चन भी हो गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर। एक सवाल बच्चों मैं और इसमें अटैच करूंगा, मैंने ऑलरेडी शूट कर लिया था, वो इस पीपीटी में नहीं है वो। एक सवाल और मुझे आपको कराना है, वो मैं इसी वीडियो में भी कराता हूं, एंड देन फिर हमारा कैश फ्लो समाप्त। आओ लास्ट क्वेश्चन करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो ये सवाल एक और है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ सूर्य रोशनी, और हमें कैश फ्लो इसके अंदर से बनाना है। ठीक है, आप लोगों को ये सारा डेटा दिया हुआ है, उसके बाद इस तरीके की चीज़ें हैं, देन वी हैव एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग बेसिक फॉर्मेट्स के साथ। नया फॉर्मेट बनाएंगे हम लोग एक। अरे क्या हो गया भाई, बाहर कौन आ गया है, किसी और बॉर्डर पार करके कौन आ गया है। ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहाँ आ जाएगा। आई एम सो सॉरी गाइज फॉर द डिस्टर्बेंस, एक्चुअली मैं लेट नाइट वीडियो शूट करता हूँ जब मेरे घर में सब सो जाते हैं, ताकि मैं किसी को डिस्टर्ब ना करूँ। तो ये बाहर जितने भी हमारे स्ट्रीट डॉग्स हैं, ये राजा होते हैं इस टाइम पे, तो इस टाइम पे तो ये कुछ भी कर सकते हैं। दिन में तो बेचारा इनको कोई भी कहीं भी हिट करके चलता है। चलो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। उसके बाद हम लिखते हैं एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स एडजस्ट करेंगे। फिर हम लिखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बस बाकी सारी चीजें हम एडजस्ट कर लेंगे। चलो सर जल्दी जल्दी से करेंगे सर। क्या है सबसे पहले, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल बच्चों प्रीवियस ईयर 4 लाख, दिस ईयर 475, 75 से बढ़ गया। चलो फटाफट से, कहाँ लिखते हो आप इसको, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स। सर कितने शेयर्स इशू करे होंगे, 75,000 रुपीज़ के शेयर्स हमने इशू कर दिए हैं। डन है जी, वेरी नाइस। उसके बाद हमें दिया हुआ है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है, नोट नंबर 1 से पता लगेगा। नोट नंबर 1 में हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है और P&L का बैलेंस है। सर अब ये सिक्योरिटी प्रीमियम से हमें क्या समझ में आ रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम से हमें ये समझ में आ रहा है बच्चों कि ये जो नए शेयर्स इशू हुए हैं, ये जो शेयर कैपिटल 4 लाख से 4,75,000 रुपये हुई है। अब ये देखो पिछले साल मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम था ही नहीं, पिछले साल 0 था। इसका मतलब इस बार जो शेयर्स इशू हुए हैं ये प्रीमियम पे इशू हुए हैं। तो सर अगर प्रीमियम पे इशू है तो प्रीमियम भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाना चाहिए, बिल्कुल जाएगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी आप वहीं पे लिखोगे
60,000 रुपए का प्रीमियम रिसीव्ड 60,000 रुपीज। पिछले साल 0 था, इस बार 60,000 है, तो जो नए शेयर्स इशू हुए हैं ये प्रीमियम पे इशू हुए हैं बच्चों। ओके चलो सर, P&L का बैलेंस देखते हैं। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 56 माइनस माइनस का 30। ओके, नोट नंबर 1 बना लेंगे। नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 56,000 माइनस माइनस का 30,000, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 66, 76, 86, 86,000 का बच्चों हमारा अभी तक एनपीबीटी आएगा। देखो अगर प्रीवियस ईयर नेगेटिव में होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, क्योंकि करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करते हैं ना, तो माइनस माइनस प्लस प्लस करते हैं हम। इसमें टिप TIPP इसको देख लेते हैं अभी, जैसे ही जरूरत पड़ेगी किसी चीज की तो हम कर लेंगे। चलो सर, इतना हो गया। अब देखो हमने क्या क्या एडजस्ट कर लिया। हम लोगों ने शेयर होल्डर्स फंड्स वाला पार्ट कर लिया है कंप्लीट। इसके बाद क्या है सर हमारे पास, नॉन करंट लायबिलिटीज हमेशा की तरह लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 में क्या दिए हैं, डिबेंचर्स दिए हैं। पिछले साल डिबेंचर्स मेरे 2 लाख के थे, इस साल डिबेंचर्स मेरे 250 के हैं। इसका मतलब मैंने 50,000 के डिबेंचर्स और इशू करे हैं। 50,000 का इशू ऑफ डिबेंचर्स, तो हमारे पास यहीं पे आ जाएगा इशू ऑफ डिबेंचर्स 50,000। बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम समझ में आ गया ना? कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिख देना, क्योंकि शेयर्स से रिलेटेड होता है। ओके चलो, 50,000 रुपीज का इशू ऑफ डिबेंचर्स आ गया। उसके बाद क्या है बच्चा, ये हो गया हमारे पास शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग, करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट ऊपर करेंगे। ट्रेड पेबल 50 से 110 हो गया, 60,000 से बढ़ गया। 60,000 से बढ़ गया तो हम भी बढ़ा देंगे, ऐड करेंगे। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 60,000 रुपीज, बढ़ा है तो हम भी बढ़ा देंगे। ठीक है सर, समझ में आ गई ये वाली बात भी। इसके बाद क्या है, इसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स ही होता है हमेशा की तरह। नहीं सर, इस बार तो प्रोविजन फॉर टैक्स है ही नहीं सर। फिर ये क्या है, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और प्रोविजन फॉर रिपेयर्स। अब देखो बच्चों, अगर ये प्रोविजंस हमने बनाए हैं, ठीक है, तो इसको भी आपको नॉर्मली इसी तरीके से देखना है जैसे आप अभी तक कोई भी लाइबिलिटीज, कोई भी करंट लाइबिलिटीज को देख रहे थे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 10 से 14 ये बढ़ा है। ये अगर बढ़ गया है तो ये हमारे पास P&L के डेबिट साइड में प्रॉफिट को कम कर रहा है। तो सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ये नॉन कैश आइटम्स हैं, ये दोनों नॉन कैश आइटम्स हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स। तो दोनों ही प्रॉफिट को कम कर रहे हैं, जबकि कैश कहीं नहीं जा रहा। तो हम इन दोनों को ही वापस से ऐड बैक करेंगे। तो 10 से 14 हो गया तो 4,000 से ऐड बैक कर दो। वो 0 से 2 हो गया तो 2,000 से ऐड बैक कर दो। तो 4,000 रुपए से ऐड बैक होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। यहां ऐड होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000 रुपए, और 2,000 रुपए से होगा प्रोविजन फॉर रिपेयर्स। प्लीज ध्यान रखना बच्चों, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर रिपेयर्स इस तरीके की कोई चीज दी हुई है तो वो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में एडजस्ट होगी। ठीक है, अगर प्रोविजन बढ़ा है तो आप ऐड बैक कर दोगे, कम हो गया तो आप डिडक्ट कर दोगे। ठीक है, ओके, इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखना। देखो ऐसी चीजें नॉर्मली क्वेश्चंस में नहीं होती, मैं इसीलिए आपको वही क्वेश्चंस करा रहा हूं जो आप मिस कर दोगे चीजें। ठीक है बच्चा, चलो सर, ये भी हो गया लायबिलिटी साइड डन। एसेट्स पे आ जाओ। नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नोट नंबर 4, क्या क्या दिया है नोट नंबर 4 में सर, मशीनरी है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो 2 अकाउंट बनेंगे। चलो सर बनाते हैं फटाफट से, मशीनरी का अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। नोट नंबर 2 एक बना देते हैं हम मशीनरी अकाउंट, और एक बना देते हैं हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। एक हो गया मशीनरी अकाउंट, एक हो गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। particulars amount
चलो सर, एसेट का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। एक्यूमुलेटेड डेब्ट का ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन। चलो सर शुरू करते हैं। कितना कितना था एसेट का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस? सर एसेट का है 2 लाख 5 लाख और एक्यूमुलेटेड डेब्ट का है 3048। 2 लाख 5 लाख, ये है 30 एंड 48। ठीक है सर, ये आपको पता है ना ओपनिंग क्लोजिंग किस तरीके से लिखते हैं। चलो सर डन हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब चलते हैं एडजस्टमेंट्स पे। एडजस्टमेंट्स क्या है इसकी एडजस्टमेंट्स हैं बच्चों, टेंजिबल फिक्स एसेट्स कॉस्टिंग 20,000, 20,000 का एसेट है। एक्यूमुलेटेड डेप इस पे लगा हुआ है 8,000, तो 20 पे अगर 8,000 का डेप लग गया तो 20 माइनस 8 कितने का वैल्यू बचा? 12,000 रुपए का। ध्यान रखना अगर कॉस्टिंग दिया है तो ही माइनस करना है, बुक वैल्यू दिया है तो माइनस नहीं करना, वो ऑलरेडी हुआ हुआ है। ठीक है, तो 20 में से 8 गया तो 12,000 का बचा। 12,000 वाला एसेट वॉज सोल्ड फॉर 17,000। 12 वाला बच्चों अगर 17,000 का बिका तो 5,000 का प्रॉफिट हो गया। तो सबसे पहले तो हम यहां पे लिखते हैं बाय बैंक जो सेल है 17,000 रुपीज। उसके बाद बच्चों आपके पास आएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, जो आपने इस पे एक्यूमुलेटेड डेप लगाया है। कितना एक्यूमुलेटेड डेप लगाया था? एक्यूमुलेटेड डेप लगाया था सर 8,000 रुपए का। 8,000 रुपए का एक्यूमुलेटेड डेप लगा था, उसको यहां पे भी लिखा जाएगा टू मशीनरी अकाउंट। 8,000 का डेप था और 5,000 रुपए का आपका क्या आया है इसका, एक बार मैं दोबारा से चेक कर लूं क्या था। 20 की कॉस्ट थी, 8,000 का एक्यूमुलेटेड डेप था, तो 12,000 इसकी वैल्यू बनी। 12 वाला 17 में बिका सर, 12 वाला 17 में बिका तो प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कहाँ लिखेंगे? यहां लिखेंगे टू P&L 5,000 रुपए। टू P&L कितना हो गया? 5,000 रुपए। ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया बेटा जी। इस चीज का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है कि कैसे प्रेजेंट करना है। तो देखो दोबारा बता दूं आपको, 20,000 का एसेट था जिसपे 8,000 का एक्यूमुलेटेड डेप लगा, तो इसकी वैल्यू 12 बनी। ये 12 वाला 17,000 रुपए में सेल हुआ, तो 17 की सेल है वो यहाँ लिख दिया हमने। इस पे टोटल जो प्रॉफिट हुआ है 12 वाला 17 में 5,000 का प्रॉफिट हुआ, वो हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमारे पास जो भी इसका टोटल डेप्रिसिएशन लगा है वो एक्यूमुलेटेड डेप यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है। ओके, तो अब क्या होगा आपके पास? करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन बैलेंस में निकाल दो। 48 और 8 56, 56 माइनस 30 विल बी 26। करंट ईयर का डेप निकल आया। इधर क्या निकल रहा है? इधर परचेज निकलेगा टू बैंक परचेज। कितना सर? 5,25,000 माइनस 2,05,000। 5,25,000 में से 2,05,000 हटाओगे अगर तो 000, 5 में से 5 0, 2, 5 में से 2 3, 3,20,000 रुपये बचेगा। 3,20,000। ठीक हो गया बेटा, परफेक्ट हो गया। चलो सर परफेक्ट हो गया। कैसे कैसे पोस्टिंग होगी, कहाँ कहाँ पे पोस्टिंग होगी? बैलेंस कहीं पोस्ट नहीं होता है, तो ये तो कहीं पोस्ट नहीं होगा, इसको छोड़ देंगे। एक्यूमुलेटेड डेप ऑलरेडी 2 जगह हो चुका है, ये हो गया। बैलेंस कहीं पोस्ट नहीं होगा। परचेज और सेल, परचेज कितनी है सर? सर परचेज है 320, सेल है 17। परचेज है 320, माइनस में आएगा, सेल है 17, तो आएगा परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक हो गया, परचेज भी लिख दिया, सेल भी लिख दिया। और क्या है सर, और क्या रह गया इसका? परचेज भी लिख दिया, सेल भी लिख दिया। 5,000 का प्रॉफिट रह गया एक तो लिखना, और 26,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लिखना रह गया। 26,000 का डेप्रिसिएशन, 5,000 का प्रॉफिट। 26,000 का डेप्रिसिएशन, यहाँ पे 26,000 का डेप्रिसिएशन हम प्लस करेंगे।
26,000 रुपए का डेप्रीसिएशन हम प्लस करेंगे और 5,000 का जो प्रॉफिट आया है वो हम लेस करेंगे। लेस करेंगे हम लोग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। 5,000 रुपए का प्रॉफिट हम लेस कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब चलते हैं फटाफट से क्वेश्चन में आगे। ये भी हो गया सर, और क्या रह गया? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स की बात कर लेते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट शुरू में 40, बाद में 45। क्या कोई एडजस्टमेंट है सर? एडजस्टमेंट दिया हुआ है बेटा, देखो। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 10,000 वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%। एक बार मैं वैल्यू फिर से चेक कर लूँ। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट शुरू में 40 फिर 45। चलो जी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंट बनेगा 40 और 45। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, नोट नंबर 3, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंट शुरू में 40,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000, बाद में 45,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 45,000। देखो बच्चों, ओपनिंग भी आ गया, क्लोजिंग भी आ गया, उसके बाद क्या लास्ट में एडजस्टमेंट दिया हुआ है। उसके बाद एडजस्टमेंट दिया है, देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 10,000 वाली 40% के प्रॉफिट पे बेची। तो 10,000 पे अगर 40% का प्रॉफिट हो गया तो 4,000 का प्रॉफिट हो गया। तो 10 वाली 14,000 में बेची है। 10 वाली इन्वेस्टमेंट अगर 14,000 में बेची है तो बाय बैंक 14,000 रुपये आना चाहिए एंड टू P&L जो इस पे प्रॉफिट हुआ वो होना चाहिए 4,000। ठीक है बच्चों, तो अब देखो जो वैल्यू है वो 45 और 14, 59 माइनस 44, 59 माइनस 44 इज 15,000, राइट। तो ये जो 15,000 वैल्यू आया है इसको हम क्या बोलेंगे? टू बैंक परचेज। ये परचेज निकल के आया। ठीक है, ये डिफरेंस निकाला बच्चों मैंने। ये सेल थी 10,000 वाला 14,000 रुपए में, 4,000 का इसका प्रॉफिट था, इधर प्रॉफिट आ गया। ओपनिंग क्लोजिंग कहीं लिखने नहीं है, तो ये कहीं लिखने नहीं है। सेल 14,000, परचेज 15,000। चलो इसको लिखो, सेल 14,000, परचेज 15,000। सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 14,000, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 15,000। ये हो चुका है। 4,000 रुपए का प्रॉफिट आया था, प्रॉफिट ऊपर लेस होगा, यहीं पे ही लेस होगा, जगह भी नहीं बची है सर। सेम लाइन आएगी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 4,000 रुपए, ये भी लेस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है बच्चों। ठीक है, चलो सर ये भी समझ में आ गया। ओके डन। एसेट्स का कोई भी प्रॉफिट या लॉस हो ऊपर ही एडजस्ट होना है। ठीक है, इसकी हैबिट डाल के चलना। ओके सर, ये भी हो गया, ये भी हो गया। करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट्स दिया हुआ है। करंट इन्वेस्टमेंट्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट होता है। मैंने आपको बार बार रिवाइज कराया है, बार बार बोला है, तो उसको ध्यान रखना है। करंट इन्वेस्टमेंट्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है। इन्वेंट्री 150 से 2 लाख, 50,000 से बढ़ गया तो हम कम कर देंगे। हम यहाँ पे लेस करेंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्री 50,000 रुपए। ठीक है सर, इन्वेंट्री आपने कम कर दिया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास, इन्वेंट्री हो गया, ट्रेड रिसीवेबल्स। ये क्या हुए हैं सर? ये हुए हैं 176 से 56, 176 से इन्वेंट्री मैंने सही लिख दिया ना, एक 50 से 2 लाख, 50,000 का डिफरेंस लिखा था ना। हाँ जी ठीक है। इस टाइम पे बच्चों लेट नाइट वीडियो शूट करो ना तो थोड़ा सा माइंड थक जाता है काम करता करता। 176 से 56, 176 से 56, 1,20,000। 176 से 56, 1,20,000 से कम हुआ है। 1,20,000 से कम हुआ है तो हम बढ़ाएंगे,
ट्रेड रिसीवेबल्स 1,20,000, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक हो गया सर? हाँ जी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आ चुके हैं। ये हो गया, ये हो गया। रिजर्व्स एंड सरप्लस हो चुका है, P&L हो चुका है, पूरा डिबेंचर हो चुका है, सब हो गया है सर। एडजस्टमेंट कोई बची है क्या? यस, डिविडेंड पेड दिया हुआ है। डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 36,000 रुपीज। और डिविडेंड के बारे में और कोई जानकारी नहीं है। अगर और कोई जानकारी नहीं है बच्चों तो यही पेड है, यही प्रपोज्ड है बस। ठीक है, 36,000 रुपीज का डिविडेंड पेड, यही पेड है, यही प्रपोज्ड है। 36,000 है सर हमारे पास डिविडेंड पेड। प्रपोज डिविडेंड, ध्यान रखना बच्चों, अगर डिविडेंड ऐसे दिया हुआ है, एक ही वैल्यू दिया हुआ है तो बस वही पेड है, वही प्रपोज्ड है। अगर दो वैल्यू दिया है तो आपको करंट ईयर को इग्नोर करना है, प्रीवियस वाले को ही डिविडेंड पेड मानना है, प्रीवियस वाले को ही डिविडेंड प्रपोज्ड मानना है। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, चलो सर ये भी समझ गए। डिविडेंड की बात हो रही थी, डिविडेंड हो चुका है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो चुका है, टेंजिबल एसेट्स हो चुका है। डिबेंचर्स की बात कर लेते हैं सर, आ जाओ। डिबेंचर का इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, फुल चांसेस है एग्जाम में आने की, तो डिबेंचर का इंटरेस्ट तो बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करना। साल के शुरू में कितने के डिबेंचर्स थे? 2 लाख के। ठीक है, साल के लास्ट तक जाते जाते हो गए 250, तो 2 लाख पे तो इंटरेस्ट देना ही देना है। द प्रॉब्लम इज 50,000 कहां पे इशू हुए? तो क्या लिखा है देखो, एडिशनल डिबेंचर्स 50,000 वर इशूड एट पार ऑन 1 अगस्त। 1 अगस्त पे इशू हुए हैं बच्चों ये। इसका मतलब ये है कि 2 लाख पे तो पूरे साल का ब्याज बैठेगा। कितना परसेंट? 15%। ओके, 2 लाख पे 15% 30,000। कैसे निकाला? 2 लाख पे 15%, ये तो हो गया बच्चों 30,000। अब जो नए डिबेंचर्स हैं 50,000 रुपीज के, जो एडिशनल डिबेंचर्स हैं 50,000 रुपीज के, ये 1 अगस्त को इशू हुए हैं। तो अप्रैल छोड़ दो, मई छोड़ दो, जून छोड़ दो, जुलाई छोड़ दो, फिर आएगा 1 अगस्त। तो 1 2 3 4, ये 4 महीने तो छोड़ दो, तो 12 में से 4 हटाओ तो 8 महीने का बचेगा। 8 महीने का ब्याज इन पे दिया जाएगा। तो 50,000 पे 15% और 8 मंथ्स। क्योंकि अगर आपने कोई लोन, एज्यूम करो कि आपने कोई लोन बैंक से 1 अगस्त को लिया, तो अगस्त से मार्च तक का ही तो इंटरेस्ट दोगे उस पे, है ना। तो 50,000 पे सर 15% और 8 महीने 5,000 रुपए, 5,000 ये आ जाएगा, 5,000 ये आ जाएगा। तो जो इंटरेस्ट बैठेगा वो 35,000 बैठेगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करा है। ठीक है, देखो 2 लाख तो शुरू से ही थे, तो 2 लाख पे 15% निकला सीधा। जो 50,000 के नए हैं वो 1 अगस्त को इशू करे गए हैं, तो उस हिसाब से 8 मंथ्स का बैठेगा। 35,000 का इंटरेस्ट बैठता है। आइए सर, 35,000 का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट पेड 35,000 का इंटरेस्ट बैठता है। यहाँ माइनस, सबसे ऊपर प्लस, 35,000 का इंटरेस्ट। अरे भाई जगह नहीं है क्या? यहाँ लिख रहा हूँ मैं 35,000 रुपीज, ये डेप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ये हो गया, ये प्रॉफिट ऑन प्लांट एंड मशीनरी हो गया, प्रॉफिट ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गया। ओके डन सर, सारी एडजस्टमेंट्स हो गई हैं। चलो भाई जल्दी से एनपीबीटी फाइनल करो। ट्रांसफर टू रिजर्व कुछ नहीं है, इंटरिम डिविडेंड कुछ नहीं है, प्रोविजन फॉर टैक्स कुछ नहीं है। तो 86 और 36 कितना होता है सर? 86 एंड 36, 86 एंड 36 1,22,000, 1,22,000 रुपए का हमारा एनपीबीटी बैठता है। 1,22,000। आइए सर 1,22,000, ये 4 और 2 6,000 बाहर कर लेता हूँ।
ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताओ पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बैठेगा, फटाफट से देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बैठेगा सर। आइए जी, नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट है 1,22,000। ठीक है सर, प्लस करो 6,000, 26,000, 35,000, प्लस करो 6,000, 26,000, 35,000, माइनस करो 5,000, माइनस करो 4,000, द वैल्यू इज 180। द वैल्यू इज 180। 180 में तीन चीजें ये एडजस्ट करो, फाइनल वैल्यू निकालो। 120 और 60, 180, 180 माइनस 50 विल बी 130। तो 180 और 130, 3,10,000। 180 एंड 130 विल बी 3,10,000, और कुछ है ही नहीं, तो यही फाइनल आंसर आ जाएगा। 3,10,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारा फाइनल होगा। चलो सर, इन्वेस्टिंग देख लेते हैं जल्दी से। 3,20,000 नेगेटिव का है, 3,20,000 नेगेटिव का है, 15,000 भी नेगेटिव का है, 17,000 पॉजिटिव, 14,000 पॉजिटिव, 3,04,000 नेगेटिव का आ गया। 3,04,000 नेगेटिव, 3,04,000 नेगेटिव। इसको बच्चों कैश यूज्ड लिखोगे, ठीक है। जब पॉजिटिव आता है तो कैश फ्लो, नेगेटिव आता है तो कैश यूज्ड। फाइनेंसिंग में भी बहुत कुछ था इसके अंदर, आओ फटाफट से करते हैं। 75,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000 माइनस 36,000 माइनस 35,000, 1,14,000 पॉजिटिव का है। 1,14,000 पॉजिटिव का है। अब हम करते हैं A प्लस बी प्लस सी, तो हमें पता चलेगा नेट कितना कैश का प्लस या माइनस हुआ है। 1,14,000 प्लस 1,14,000 प्लस 3,10,000 माइनस 3,04,000, 1,20,000, 1,20,000 आ गया। अब इसमें हमें ऐड करना है। अब देखो 1,20,000 का मतलब है कि ओपनिंग और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 120 का डिफरेंस होगा, है ना। तो ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 120 का हमारे पास डिफरेंस है। आओ जी, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए आपको अब यहाँ पे बच्चों दो चीजें जोड़नी पड़ेंगी। सर कौन कौन सी दो चीजें, देखो मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ कि A प्लस बी प्लस सी 120 आया था, है ना। करंट इन्वेस्टमेंट ले लो एक तो ओपनिंग वाले, और कैश एंड बैंक बैलेंस ले लो। तो सर कैश और बैंक बैलेंस तो है 44, करंट इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास हैं सर, अरे भाई 50,000। कितने हैं 50,000। तो 44 और 50, 44 और 50 कितने बैठते हैं 94, प्लस करेंगे ओपनिंग वाला 94, ठीक है। तो 120 और 94 कितना होता है 000049211, 2,14,000। तो जो क्लोजिंग है वो 2,14,000 होना चाहिए। देखो 184 और 30, हाँ देखो 184 और 30 कितना होता है 2,14,000 रुपए। तो यही शो करता है कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों। चलो 120 में 94 प्लस कर दो सर, 50 और 44। 120 में 94 प्लस कर दो सर, ये है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो आपके पास क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा वो 000049211, 2,14,000। तो दिस इज हाउ बच्चों हम लोग एक और शानदार कैश फ्लो का क्वेश्चन कर पाए हैं, सफल हुए हैं, ठीक है। देख पा रहे हो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, एंड इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।